बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी अगेन नर्सिंग टॉक विद मजहर। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 F.2, ठीक है, जो कि है क्रिटिकल थिंकिंग। सो व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर? तो रिलेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग, कि क्रिटिकल थिंकिंग का नर्सिंग में क्या अहमियत है। डिस्कस डिफिनेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड स्किल्स यूज्ड इन क्रिटिकल थिंकिंग, कि इसकी डिफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और स्किल्स जो यूज़ होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। क्लासीफाई द 3 मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट थिंकिंग, कि जो फैक्टर्स है जो थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं, 3 मेजर फैक्टर्स है, उनको क्लासीफाई करना है। असेस वेज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स स्पेशली एज अप्लाइड टू नर्सिंग, और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है। प्लान पर्सनल गोल्स फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, और पर्सनल गोल्स को प्लान करना है कि हम के क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो जाए। तो नंबर फर्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग का डिफिनेशन ये है कि केयरफुल एंड गोल डायरेक्टेड थिंकिंग, ठीक है। केयरफुल एंड गोल डायरेक्टेड थिंकिंग, गोल डायरेक्टेड का मतलब है कि हम एक गोल सेट करते हैं, फिर उसके बेस पर हम थिंकिंग करते हैं, ठीक है। दैट इज़ यूज टू असेस मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, ठीक है, कि हम जिसमें एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस जो है उनको असेस करते हैं। आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, और एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड मेक डिसीजंस अबाउट एन एक्शन प्लान, और एक्शन प्लान के बारे में फिर हम डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, ठीक है। तो ये एक केयरफुल गोल डायरेक्टेड थिंकिंग है, ठीक है। मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को असेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं और एक्शन प्लान के बारे में हम डिसीजंस लेते हैं। So critical thinking is the ability to think clearly and rationally about what to do or what to believe. So critical thinking हमारे पास वो ability है जिसमें हम clearly think करते हैं, ठीक है, और rationally वजह जो है हम उसको फाइंड आउट करते हैं अबाउट व्हाट टू डू, कि हमें क्या करना चाहिए, और व्हाट टू बिलीव, और हमें किस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए, यकीन हमें किस चीज़ पे करना चाहिए, ठीक है। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू एंगेज इन रिफ्लेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव और इंडिपेंडेंट थिंकिंग में मदद देती है, ठीक है। एबिलिटी जो है इंगेज करने की एबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है। सो क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग, दोनों चीज़ें नर्सिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमने देख लिया, ठीक है, कि इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटेंशनल हायर लेवल थिंकिंग ऑफ डिफाइनिंग अ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। इंटेंशनल का मतलब है कि हम खुद ही करते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, कि हम हायर लेवल थिंकिंग करते हैं क्लाइंट्स प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। एग्जामाइनिंग द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन केयरिंग फॉर द क्लाइंट, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कि उसके पीछे एविडेंस मौजूद हो, हम ऐसे प्रैक्टिसेस करें जिसके पीछे एविडेंस सबूत मौजूद हो कि हम इस वजह से ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इन केयरिंग फॉर द क्लाइंट, कि क्लाइंट को हम जब केयर देते हैं तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बेस पे देते हैं। एंड मेक चॉइसेस इन द डिलीवरी ऑफ केयर, और केयर को डिलीवर करने में चॉइसेस लेते हैं हम, ठीक है। अब है क्लिनिकल रीजनिंग। क्रिटिकल थिंकिंग तो वो हो गया, ठीक है। अब है क्लिनिकल रीजनिंग, तो ये हमारे पास एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ब्रेन इन्वॉल्व होता है। दैट यूजेस थिंकिंग स्ट्रेटजीज टुगेदर एंड एनालाइज क्लाइंट इंफॉर्मेशन, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम थिंकिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिकल रीजनिंग हमारे पास एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हम थिंकिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, कि हम गैदर करें इंफॉर्मेशन और एनालाइज करें क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। टुगेदर एंड एनालाइज क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन, इवालुएट द रिलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि हम उसमें रिलेवेंस को इवालुएट करें कि ये किस हद तक ठीक है, ठीक है। एंड डिसाइड ऑन पॉसिबल नर्सिंग, और हम डिसीजन लेते हैं पॉसिबल नर्सिंग प्रैक्टिसेस की टू इम्प्रूव द क्लाइंट्स फिजियोलॉजिकल एंड साइकोसोशल आउटकम्स, कि क्लाइंट का फिजियोलॉजिक और साइकोसोशल आउटकम, ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाए। फिजियोलॉजिक और साइकोसोशल जो बंदी की हालत होती है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, हम ऐसे डिसीजन लेते हैं।
क्लिनिकल रीजनिंग रिक्वायर्स द इंटीग्रेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्लिनिकल रीजनिंग में हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। किस लिए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन को हम आइडेंटिफाई कर सकें पेशेंट के प्रॉब्लम के लिहाज से। दैट विल इम्प्रूव द क्लाइंट्स कंडीशन, जो कि उस क्लाइंट का कंडीशन को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो क्लिनिकल रीजनिंग हमारे पास एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें थिंकिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, और पॉसिबल नर्सिंग जो प्रैक्टिसेस है उसकी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, जिसमें क्लाइंट की फिजियोलॉजिक और साइकोसोशल जो हालत है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, और इसमें हम क्लिनिकल रीजनिंग में क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब है कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब अ पर्सन विल डू द फॉलोइंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग की जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है। सो ask question to determine the reason why certain developments have occurred and to see whether more information is needed to understand the situation accurately। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि रीज़न हमें पता चले कि ये हालत क्यों पैदा हुई है। ठीक है, और क्वेश्चंस हम इसलिए भी पूछते हैं कि हमें बहुत और भी सारा इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए। ठीक है, कि हम सिचुएशन को ठीक तरह से समझ लें। तो इसमें ये एक कंपोनेंट हो गया जिसमें हम क्वेश्चंस आस्क करते हैं हालात को समझने के लिए। ठीक है, गैदर एज मच रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल टू कंसिडर एज मैनी फैक्टर्स एज पॉसिबल। हम बहुत ज़्यादा, दूसरा कंपोनेंट इसका ये है कि हम बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, जितना हमें मिल सके हम उतना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, फिर है तीसरा कंपोनेंट जो कि है वैलिडेट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू मेक श्योर दैट इट इज़ एक्यूरेट। वैलिडेशन का मतलब है कि ये हमारे पास ठीक हो, गलत नहीं हो, इसमें कोई शक नहीं हो, ये बिल्कुल एक्यूरेट हो। ठीक है, तो हम फिर तीसरे कंपोनेंट में उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करते हैं दैट इट मेक्स सेंस, कि ये सेंस देता हो। ठीक है, एंड दैट इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस, और इसके पीछे सबूत मौजूद हो, इसके पीछे झूठ नहीं हो, इसके पीछे सच हो। ठीक है, ये सच पे मबनी हो। ठीक है, फिर है चौथा कंपोनेंट जो कि है एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन व्हाट इट मीन्स टू सी। फिर हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं कि ये हमें क्या दिखाना चाहता है, वेदर इट फॉर्म्स क्लस्टर और पैटर्न्स दैट पॉइंट टू सर्टन कंक्लूजन। क्या ये एक कंक्लूजन को हमें पॉइंट आउट करता है। ठीक है, हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, ड्रा ऑन पास्ट। फिर पांचवा कंपोनेंट है ड्रा ऑन पास्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस। हम क्लिनिकल एक्सपीरियंस जब हमारी हो जाती है तो हम उसमें पीछे जो हमारे केसेस आए हुए होते हैं तो हम उसको सोचते हैं। ठीक है, पास्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे हम जाते हैं। एंड नॉलेज टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ हैपनिंग एंड टू एंटिसिपेट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। और हम इस केस पे उस तरह सोचते हैं कि उस केस, जब पिछला हमारे पास एक केस आया था तो उसमें इस तरह से हुआ था, इस तरह से हुआ था, तो उस बेस पे हम ये कंक्लूजन भी बनाते हैं कि अभी ये हो रहा है और इसके बाद ये होने वाला है। ठीक है, तो हम पास्ट क्लिनिकल एक्सपीरियंस की पे जाते हैं। ठीक है, एक्नॉलेजिंग पर्सनल बियास एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, जिसमें कल्चरल इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और पर्सनल बियासेस भी आ जाती है। ठीक है, उसको हम एक्नॉलेज करते हैं। मेंटेन अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। छठा कंपोनेंट है कि एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, दैट अलाउज द फैक्ट टू गाइड थिंकिंग एंड टेक्स इनटू अकाउंट ऑल पॉसिबिलिटी, जिसमें हम सारी शुकूक, सारी शुबहात को देखते मद्देनज़र रखते हैं कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होगा। ठीक है, जिसमें हम सारे शुकूक को मद्देनज़र रखेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ना कि हम इनफ्लेक्सिबल हो कि हमें बस होता है कि नहीं बस यही होगा। ठीक है, एक यही पॉसिबिलिटी है और कोई नहीं है, नहीं, हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को अकाउंट में लाना होगा। ठीक है, फिर है सातवां कंपोनेंट कि कंसिडर अवेलेबल ऑप्शंस एंड एग्जामाइन ईच इन टर्म्स ऑफ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वो हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हर ऑप्शन को हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की थ्रू देखेंगे। ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के थ्रू ऐसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ड्रग हो। ठीक है, उसको हमें देना है। ठीक है, तो दो ड्रग हो। ठीक है, दो हो, उन दोनों से इस बंदे को फ़ायदा हो। ठीक है, लेकिन हम दोनों ड्रग के एडवांटेजेस भी देखेंगे और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो जिस ड्रग के एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे डिसएडवांटेजेस के बेस पे, ठीक है, डिसएडवांटेजेस
कम हो और एडवांटेजेस ज़्यादा हो तो हम उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, कि हमें ये वाला ऑप्शन लेना चाहिए। ये एग्जांपल था, ठीक है। तो हमें अवेलेबल ऑप्शंस को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के थ्रू देखना पड़ेगा, एग्जामाइन करना पड़ेगा। फिर है फार्मूलेट डिसीजंस दैट रिफ्लेक्ट क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, और हम ऐसे डिसीजंस बनाएंगे जो क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करे, क्रिएटिविटी के हम कुछ नए इनोवेशंस, कुछ नए ख्यालात जाहिर करें, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, और इसमें इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग भी हो कि हम इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के ये सारे कंपोनेंट थे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग प्रैक्टिस। अब क्रिटिकल थिंकिंग नर्सिंग प्रैक्टिस में इस्तेमाल होती है, तो नर्सेज मस्ट यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन ऑल प्रैक्टिस सेटिंग। नर्सेज को क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हर एक प्रैक्टिस सेटिंग में इस्तेमाल करनी पड़ती है। एक्यूट केयर हो, ठीक है, एम्बुलेटरी केयर हो, जिसमें हम एक पेशेंट को जब हम एक पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हो, उस वक्त भी एक्सटेंडेड केयर हो, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए केयर देना हो तभी। एंड इन द होम एंड कम्युनिटी, और घर पे भी और कम्युनिटी में भी, इन सब चीज़ों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इस्तेमाल होती है नर्सिस के लिए। Regardless of the setting, each patient situation is viewed as unique and dynamic. सेटिंग को छोड़ के, ठीक है, सेटिंग को छोड़ के हर एक पेशेंट की सिचुएशन को यूनिक और डायनेमिक देखा जाता है, ठीक है, कि हर एक पेशेंट का कंडीशन जो है वो यूनिक है और डायनेमिक है, ठीक है। द यूनिक फैक्टर्स दैट द पेशेंट एंड नर्स ब्रिंग टू द हेल्थ केयर सिचुएशन आर कंसिडर्ड, स्टडीड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड। अब जो ये यूनिक हेल्थ केयर सिचुएशंस हैं, ठीक है, यूनिक फैक्टर्स है, ठीक है, तो ये नर्सिस हेल्थ केयर सिचुएशन में कंसिडर भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं और फिर इंटरप्रेट भी करते हैं, ठीक है। Interpretation of the information presented then allows the nurse to focus on those factors that are most relevant and most significant to the clinical situation. अब इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या मदद देती है, तो जब हम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, तो ये हमें अलाउ करता है, ये हमें बताता है कि नर्स को किन फैक्टर पे फोकस करना चाहिए। इंटरप्रिटेशन से हमें ये फ़ायदा होता है कि किन फैक्टर्स पे हमें फोकस करना चाहिए जो हमारे पास बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो इस क्लिनिकल सिचुएशन के बेस में, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक क्लिनिकल सिचुएशन आ गया तो नर्स उसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इस्तेमाल करती है, ठीक है, फिर उसमें यूनिक फैक्टर्स आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है, फिर उन यूनिक फैक्टर्स को इंटरप्रेट करती है कि अब इन फैक्टर्स में कौन सा वाला मुझे ज़्यादा रिलेवेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। फिर है डिसीजंस अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, कि क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, आर देन डिवेलप्ड इनटू अ प्लान ऑफ एक्शन। ये सब प्लान ऑफ एक्शन में डिवेलप होती हैं, ठीक है। फिर है अप्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग, वही है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स नर्सेज विद अ क्रिएटिव अप्रोच। अब इम्प्लीमेंटेशन जब हम करते हैं नर्सिंग प्रोसेस की, तो ये हमारे पास नर्सिस को एक क्रिएटिव अप्रोच देता है टू थिंकिंग एंड डूइंग टू ऑब्टेन। क्रिएटिव अप्रोच देता है थिंकिंग को, और जब हम डूइंग करते हैं तो ये हमारे पास ऑब्टेन करता है कुछ आउटकम्स, ठीक है। कैटेगराइज की कैटेगरीज में डिवाइड करता है एंड एनालाइज क्लाइंट डेटा एंड प्लान एक्शन दैट विल मीट द क्लाइंट्स नीड। और क्लाइंट डेटा को और प्लान एक्शन को कैटेगराइज करता है जो क्लाइंट की नीड्स को जब हम क्लाइंट्स की नीड्स को मीट कर सके, ठीक है, उनको वो नीड्स ख़त्म हो जाए, वो मिल जाए उनको, ठीक है। सो नर्सिंग प्रोसेस सिस्टमेटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक है, रेशनल मेथड है प्लानिंग का, ठीक है, जिसमें हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। द फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस आर एक है असिस्टिंग, डायग्नोसिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। और फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये भी हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। प्रोसेस यूज्ड व्हेन अ गैप इज़ परसीव्ड बिटवीन एन एग्जिस्टिंग स्टेट, जब एक गैप हमारे पास मौजूद होता है एक एग्जिस्टिंग स्टेज में, कि अभी जो स्टेट है इसमें एक गैप मौजूद हो, और व्हाट इज़ अकरिंग, जो हो रहा है, ठीक है, एंड अ डिज़ायर्ड स्टेट ऑफ व्हाट शुड बी अकरिंग, और एक डिज़ायर्ड स्टेट की हमारी फॉर एग्जांपल ख्वाहिश होती है कि यह इस वक्त क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गैप है, ठीक है।
कि अभी क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था, ठीक है, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था, ये इसके दरमियान जो गैप है, तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ठीक है। तो थ्रू आउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल थॉट may और may not be required in working toward a solution। तो ये किसने कहा है? विल्किंसन 2012। ये भी पेपर में आ सकता है कि ये बात किसने कही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, एक सोल्यूशन तक पहुंचने में। तो ये बात विल्किंसन 2012 ने कही है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। The nurse carefully evaluates the possible solution and chooses the best one to implement। नर्स केयरफुली पॉसिबल सॉल्यूशंस को, कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है, उसमें चूज़ करती है कि कौन सा बेस्ट वन है, कौन सा बिल्कुल ठीक है जिससे हमें अच्छा आउटकम मिलेगा, ठीक है, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉमनली यूज्ड अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड ट्रायल एंड एरर, कि एक हमारे पास अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है ट्रायल एंड एरर, कि हम पहले ट्राई करते हैं, फिर उसका जब एरर आ जाए तो फिर हम दोबारा से अपना जो है तरीका चेंज कर लेते हैं। इंट्यूशन है कि इसमें हमारे पास जो नर्स है वो अपनी जो इंडिपेंडेंट स्किल्स है वो जो थिंकिंग स्किल्स है वो अप्लाई करते हैं। एंड द रिसर्च प्रोसेस, और रिसर्च प्रोसेस है जो ये अभी आ रहा है कि ट्रायल एंड एरर में क्या है। तो इन ट्रायल एंड एरर अ नंबर ऑफ अप्रोचेज आर ट्राइड अंटिल अ सोल्यूशन इज़ फाउंड। हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, ठीक है, जब तक हमें एक सोल्यूशन नहीं मिल जाता। हम बार बार ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं कि एक सोल्यूशन हमें मिल जाए। द यूज़ ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड्स इन नर्सिंग केयर कैन बी डेंजरस बिकॉज द क्लाइंट माइट सफ़र हार्म इफ़ एन अप्रोच इज़ इनअप्रोप्रिएट। लेकिन नर्सिंग केयर में ट्रायल एंड एरर मेथड को इस्तेमाल करना ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट को मतलब हार्म भी मिल सकता है, ठीक है। ख़तरा होता है उसको कि अगर एक अप्रोच ठीक नहीं निकला, ठीक है, कि अगर हमने एक ट्राई किया और वो ठीक नहीं निकला तो इससे पेशेंट को हार्म भी मिल सकता है, ठीक है। However, nurses often use trial and error in the home setting due to logistics, equipment and client's lifestyle। लेकिन नर्सेस फिर भी क्लाइंट एंड एरर मेथड को घर के सेटिंग पे, जब हम होम सेटिंग पे जाते हैं किसी पेशेंट को केयर देने के लिए, तो फिर हम वहाँ पर ट्रायल एंड एरर इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू लॉजिस्टिक इक्विपमेंट एंड क्लाइंट लाइफस्टाइल की, क्लाइंट की लाइफस्टाइल के बेस पे। और लॉजिस्टिक इक्विपमेंट के हमारे पास उतनी ज़्यादा इक्विपमेंट मौजूद नहीं होती जितनी हमारे पास हॉस्पिटल्स में होती है, ठीक है। जब एक पेशेंट को हम घर पे केयर प्रोवाइड करने जाते हैं तो वहाँ पर तो वो सारे इक्विपमेंट होंगी जो हम साथ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ों से भी मदद लेते हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। फिर है इंट्यूशन। अब है इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट रिलाइज ऑन ए नर्सिस इनर सेंस, कि नर्स के अपने सेंस पे ये अप्रोच जो है वो रिलाई करता है, ठीक है, उसके बेस पे होता है, इनर सेंस के बेस पे होता है एक नर्स की। इट इज़ अ लिजिटिमेट एस्पेक्ट ऑफ अ नर्सिंग जजमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केयर। लिजिटिमेट एस्पेक्ट कि ये खुद ही नर्स जो है एक जजमेंट बनाता है केयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने से, खुद से, ठीक है। इंट्यूशन इज़ द अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग ऑफ थिंग्स विदाउट द कॉन्शियस यूज़ ऑफ द रीजनिंग, कि हमारे पास रीजनिंग को इस्तेमाल ना करते हुए भी, ठीक है, कि हमारे पास उसकी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल रीजनिंग इस्तेमाल ना करते हुए हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, थिंग्स को, और उसके बारे में लर्न करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज सिक्स्थ सेंस या फीलिंग और सस्पिशन। इसको हम सिक्स सेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये भी पेपर में आता है कि सिक्स सेंस किसको कहते हैं, तो ये इंट्यूशन को कहते हैं, ठीक है। फीलिंग भी कह सकते हैं इसको हम, और सस्पिशन शक भी कह सकते हैं, ठीक है। शक के बेस पे हम एक काम जो करते हैं उसको हम इंट्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर है क्लिनिकल जजमेंट। In nursing is a decision-making process to ascertain the right nursing action to be implemented at the appropriate time in the client's care। ये वही है कि क्लिनिकल जजमेंट वही है कि नर्स एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है, किस लिए, कि एक ऐसा नर्सिंग एक्शन इम्प्लीमेंट हो जो ठीक वक्त पे ठीक पेशेंट के लिए ठीक केयर के लिए
अप्रोप्रिएट हो, ठीक है, ठीक वक्त पे, ठीक पेशेंट के लिए, ठीक केयर के लिए अप्रोप्रिएट हो। द नर्स मस्ट first have the knowledge base necessary to practice in the clinical area and then use that knowledge in clinical practice। अब नर्स को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्लिनिकल एरिया के थ्रू, उसकी प्रैक्टिस के थ्रू उसको नॉलेज होना चाहिए एंड देन यूज़ दैट नॉलेज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, और फिर उसी नॉलेज को क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करें, ठीक है, कि एक नॉलेज के बेस पे होता है क्लिनिकल जजमेंट, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस अलाउज द नर्स टू रिकॉग्नाइज क्यूज एंड पैटर्न्स एंड बिगिन टू रीच करेक्ट कंक्लूजन। क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है वो नर्स को अलाउ करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए ऐसे पैटर्न्स को, ठीक है, जो करेक्ट कंक्लूजन तक पहुंच सके, ठीक है, ठीक जो हमारे पास कंक्लूजन्स हो उस तक पहुंच सके। अब है रिसर्च प्रोसेस, जो रिसर्च के बेस पे होता है, ठीक है, रिसर्च के बेस पे, एविडेंस के बेस पे होता है, ठीक है। इस फॉर्मलाइज्ड, ये फॉर्मलाइज्ड होता है, लॉजिकल होता है और सिस्टेमिक अप्रोच होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है, कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रिसर्च के बेस पे। द क्लासिक क्वांटिटेटिव, ये हमारे पास एक क्वांटिटेटिव, क्लासिकली ये हमारे पास एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस होता है, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस इज़ मोस्ट यूजफुल व्हेन द रिसर्चर इज़ वर्किंग इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन। रिसर्च प्रोसेस हमारे पास उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब एक रिसर्चर एक कंट्रोल सिचुएशन में काम कर रहा होता है, हेल्थ प्रोफेशनल्स हो या ऑफन वर्किंग विद पीपल, ठीक है, कि हेल्थ प्रोफेशनल लोगों के साथ मिलकर एक काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अनलाइक मैनी एक्सपेरिमेंट्स विद एनिमल्स इन विच द इन्वायरमेंट कैन बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, कि जब हम एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम इन्वायरमेंट को स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर सकते हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइट ऑन हेल्थ, ठीक है, तो हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन द इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइट ऑन हेल्थ इन ह्यूमंस आर कॉम्प्लिकेटेड बाय अ पर्सनस जेनेटिक वेरिएशन। लेकिन जो डाइट के इफ़ेक्ट होते हैं ह्यूमन की हेल्थ पर, तो ये हमारे पास पर्सनस की जेनेटिक वेरिएशन पे भी मुनहसर है, लाइफस्टाइल पे भी एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस और पर्सनल प्रेफरेंसेस भी। तो इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, हम एक एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको जो हमारी मर्ज़ी चाहे हम उसको वो खाना देते हैं, ठीक है, उसका वो इन्वायरमेंट रेगुलेट करते हैं, लेकिन हम एक ह्यूमन का वो वाली हम उसका वो इन्वायरमेंट रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अपने प्रेफरेंसेस होंगी, अपने लाइफस्टाइल होगा, अपना वेरिएशन होगा, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन होगा। However, it is becoming increasingly important for nurses to identify evidence। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन रहा है नर्सिस के लिए कि हम एविडेंस को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, कि हम सबूत को आइडेंटिफाई करें दैट सपोर्ट्स इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर, जो हमारे पास नर्सिंग केयर को सपोर्ट करे, ठीक है। वन क्रिटिकल सोर्स ऑफ दिस एविडेंस इज़ रिसर्च। अब ये एक जो सोर्स है हमारे पास, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो सोर्स है वो रिसर्च है, कि हम रिसर्च के बेस पे, ठीक है, एविडेंस को सबूत ढूंढे, ठीक है, कि हम ये नर्सिंग केयर क्यों क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कि हम वो सबूत ढूंढे कि हम ये नर्सिंग केयर क्यों कर रहे हैं, तो ये रिसर्च के बेस पे होगा, ठीक है। There are many actions that can help a nurse to think critically। 5 important actions are। अब बहुत सारे एक्शंस है जो नर्स यूज़ करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। इसमें 5 है कि एक रिकग्निशन है, क्वेश्चनिंग है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, इवालुएशन है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल थिंकर्स। तो ये स्ट्राइव फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि ये भूखे होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, कि हमें बस हर चीज़ का पता हो, हमें हर चीज़ मालूम हो। आर हॉनेस्ट विद देमसेल्व्स, ये अपने साथ ईमानदार होते हैं। बेस्ड जजमेंट ऑन एविडेंस, ये अपनी जजमेंट जो है वो सबूत के बेस पे देते हैं। आर इंटरेस्टेड इन अदर्स पीपल आइडियाज़, ये दूसरे लोगों के आइडियाज़ में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। कंट्रोल देयर फीलिंग एंड इमोशंस, ये अपनी फीलिंग और इमोशन को कंट्रोल करते हैं। कीप एन ओपन माइंड, इनका माइंड जो है वो ओपन होता है हर चीज़ इसमें हर चीज़ के लिए, ठीक है। दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट, ये बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं हर एक चीज़ को, हर एक शख्स को। आइडेंटिफाई की इश्यूज़ एंड रेस क्वेश्चन, ये की इश्यूज़, जो इश्यूज़ हमारे पास मौजूद होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका पता लगाते हैं और उसके बारे में क्वेश्चंस रेस करते हैं। ऑब्टेन रेलिवेंट फैक्ट्स जो हमारे पास होते हैं, जो सबूत होते हैं, जो सच होता है उसको ऑब्टेन करते, उसको मालूम करते हैं। इवालुएट द फाइंडिंग्स फ्रॉम जजमेंट, और फाइंडिंग्स जो है अपनी जजमेंट से इवालुएट करते हैं।
अब जो स्किल्स है क्रिटिकल थिंकिंग में, तो एक है एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन है, क्रिएटिविटी है, ओपन माइंडेड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आइडेंटिफाइंग बियासेस हैं, ठीक है। तो अब नंबर फर्स्ट है एनालिटिकल स्किल्स। People with analytical skills can examine information and then understand what it means and what it represents. जिन लोगों के साथ एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, जिन लोगों के एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को एग्जामाइन करते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। ये आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस, ये लोग थॉटफुल क्वेश्चंस आस्क करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, इंफॉर्मेशन सीकिंग, ये इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, जजमेंट करते हैं, क्वेश्चनिंग एविडेंस के सबूत पे भी ये क्वेश्चन उठाते हैं, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़, और ये डिफरेंस और सिमिलरिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर जो है कम्युनिकेशन वाले लोग, often you will need to share your conclusions with your employers or with a group of colleagues. अब हमें अपने जो कंक्लूजन्स होते हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होता है, उसको एम्प्लॉयर्स या ग्रुप ऑफ कोलीग्स, आपके ही कोलीग्स के साथ बांटना पड़ता है, ठीक है। यू नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स टू शेयर योर आइडियाज़ इफ़ेक्टिवली। अब आपको, आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दूसरे को अपनी थॉट्स और अपने आइडियाज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर सके। तो असेसमेंट इसमें ज़रूरी है, कोलैबोरेशन इसमें होता है, एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड आइडियाज़, आपको अपनी ओपिनियंस और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना पड़ता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, टीम वर्क करना पड़ता है, वर्बल कम्युनिकेशन भी के थ्रू भी हो सकता है और रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है। फिर है क्रिएटिविटी। सो क्रिटिकल थिंकिंग ऑफन इन्वॉल्व्स सम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, इसमें कुछ लेवल की क्रिएटिविटी भी होती है। यू माइट नीड टू स्पॉट पैटर्न्स इन द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग, ठीक है, आपको पैटर्न्स देखने पड़ते हैं इंफॉर्मेशन में जो आप देख रहे होते हैं, एट और कम अप विद अ सोल्यूशन दैट नो वन एल्स हैज़ थॉट ऑफ बिफोर, या आप ऐसे सोल्यूशन पे जाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा और आप उस चीज़ पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्रिएटिविटी हो गई, ठीक है, कि दूसरे लोगों ने वो सोचा भी नहीं और आपने वो सोच भी लिया और आपने उसका फैसला भी कर लिया, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इन्वॉल्व अ क्रिएटिव आई, इन सब के लिए एक क्रिएटिव आई चाहिए, ठीक है। तो इसमें कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, कंसेप्चुअलाइजेशन है, ठीक है, कि आप कंसेप्ट को समझे, क्यूरियोसिटी है कि आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट हो, आप उसमें क्यूरियस हो, ठीक है, इमेजिनेशन है, आप इमेजिन करते हैं, अपने जहन में ख्यालात बनाते हैं, मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कनेक्शंस, आप दूसरों के साथ कनेक्शंस बनाते हैं, ठीक है, प्रेडिक्टिंग, कि आप प्रेडिक्ट करते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और इसका जो है मुझे आउटकम या मुझे इसका जो आंसर है वो इस तरह आएगा। सिंथेसाइजिंग, कि आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसके साथ प्रोड्यूस लिखा है, ठीक है, कि आप प्रोड्यूस करते हैं, ख्यालात प्रोड्यूस करते हैं, कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। विजनरी, और आप आइडियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, आप अपनी विजन बनाते हैं, ठीक है, कि हमें अभी ये है और हमें इस चीज़ पे पहुंचना है, ठीक है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, फिर मैं ये करूँगा और फिर मेरा आउटकम ये आएगा, ठीक है, मैं इस चीज़ पे पहुँचूँगा, ठीक है। तो ये सब क्रिएटिविटी में होता है। फिर है ओपन माइंडेड, ठीक है, टू थिंक क्रिटिकली यू नीड टू बी एबल टू पुट असाइड एनी अजम्पशन और जजमेंट एंड मेयरली एनालाइज द इंफॉर्मेशन यू रिसीव। अब जब आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको जो अजम्पशन है, ठीक है, और जो जजमेंट है उनको साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी जो अजम्पशन और जजमेंट है उनको आप साइड पे रखें और आप इस इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, उसको एनालाइज करें। यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएटिंग आइडियाज़ विदाउट बियास, आपको बियास के अलावा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होना होगा और आइडियाज़ को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है। एम्ब्रेसिंग डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव, कि आप जब दूसरे कल्चर में जाते हैं, ठीक है, तो आप उनके पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं, उनकी तरह हरकत करते हैं, उनके कल्चरल के मुताबिक, ठीक है। ये फेयर है, ठीक है। हम्बल, ये बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों को भी इज़्ज़त देने वाले होते हैं। इंक्लूसिव, वाइड रेंजिंग, इनका मतलब माइंड इतना
ओपन होता है, कि इंक्लूसिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन, ये लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। ओपन माइंडेड में ये सब चीज़ें होती हैं कि आप डिफरेंट कल्चर के पर्सपेक्टिव को भी देखें, आप फेयर हो, ठीक है, हम्बल हो, इंक्लूसिव हो, ऑब्जेक्टिव हो और ऑब्जर्वेशन करें। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, जो हमारे पास एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, जिसमें हम एक प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, दैट इन्वॉल्व एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, जनरेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सोल्यूशन, सोल्यूशन को जनरेट करते हैं अपने माइंड में, ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, असेसिंग द सक्सेस ऑफ द प्लान, और जो प्लान हमने बनाया होता है, ठीक है, और फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया होता है, ठीक है, फिर उसकी जो सक्सेस है उसको देखते हैं कि ये कितना कामयाब हुआ। तो अप्लाइंग स्टैंडर्ड्स, कि हम स्टैंडर्ड्स के थ्रू चलते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स एक चीज़ के लिए होती हैं हम उसको अप्लाई करते हैं। अटेंशन टू डिटेल, डिटेल को हम अटेंशन देते हैं, ठीक है। क्लैरिफिकेशन, हम क्लैरिफाई करते हैं। कोलैबोरेशन, दूसरे लोगों के साथ टीम वर्क में होते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। इनोवेटिव, ये भी इनोवेशन करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग करते हैं। तो ये भी एक स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग का। फिर है आइडेंटिफाइंग बियासेस। द स्किल कैन बी एक्सीडिंगली डिफ़िकल्ट। ये स्किल जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है, एज इवन द स्मार्टेस्ट अमोंग अस कैन फेल टू रिकॉग्नाइज बियासेस। तो पहले हम ब्यास के बारे में जानते हैं ना, कि ब्यास क्या होता है। मुझे लगता है आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ब्यास हमारे पास तासुब होता है, ठीक है। तासुब का मतलब है कि हम पहले से किसी चीज़ के बारे में अपनी राय कायम कर ले, ठीक है, बग़ैर सच जाने, ठीक है, कि हम सच को नहीं सच जाने बग़ैर किसी चीज़ के बारे में अपनी राय दे देते हैं। ब्यास असल में राय को ही कहते हैं, ठीक है, कि ख़ुद से एक राय देना, ठीक है, तासुब। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल इस तरह से समझा सकता हूँ सिंपली, कि असल में ये ब्यास जो है, ये बहुत से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, कि ब्यास का मतलब क्या होता है, हम ब्यास को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो पेशेंट आ गए, ठीक है, एक के कपड़े साफ़ है, ठीक है, दूसरे के कपड़े गंदे हैं, ठीक है, और मतलब आप पहले से ही राय कायम कर ले कि ये पहला बार, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो साफ़ कपड़े वाला भी बात कर रहा है, गंदे कपड़े वाला भी बात करता है, लेकिन आप पहले से राय कायम कर ले कि नहीं, ये साफ़ कपड़ों वाला ठीक कह रहा है, इसकी बात सच है, लेकिन ये गंदे कपड़ों वाला झूठ बोल रहा है, ठीक है, इसकी बात गलत है। तो ये एक तासुब हो गया, आपने सच जाने बगैर राय पेश कर ली अपनी, ठीक है, अपनी राय कायम कर ली कि नहीं, ये ठीक कह रहा है, ये गलत कह रहा है, ठीक है। तो ये एक ब्यास है, ठीक है। सो दिस स्किल कैन बी एक्सीडिंगली डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एज इवन द स्मार्टेस्ट अमोंग अस कैन फेल टू रिकॉग्नाइज ब्यासेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं जो ब्यास को फिर भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग्स डू देयर बेस्ट टू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली, लेकिन जब जो स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकर्स है, वो एक इन्फॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करते हैं अपनी राय कायम किए बगैर सच को जानने के लिए, ठीक है। थिंक ऑफ यूर सेल्फ एज अ जज, अब ये एक एग्जांपल दिया हुआ है तकरीबन, तो थिंक ऑफ यूर सेल्फ एज अ जज, तो हम एक अपने आप को एक जज की तरह सोचते हैं, ठीक है। इन देट यू वांट टू इवैल्यूएट द क्लेम्स ऑफ बोथ साइड्स, कि हम दोनों साइड्स की बात सुनेंगे, ठीक है, दोनों। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो मैंने एग्जांपल दिया कि साफ़ कपड़े वाला और गंदे कपड़े वाले, ठीक है, तो हम दोनों की बात को सुनेंगे, ठीक है। बट यू विल आल्सो नीड टू कीप इन माइंड द biases ईच साइड में पोजेस, लेकिन आपको अपनी तासुब को माइंड में रखना होगा, और दूसरे की राय को भी, ठीक है, कि अपनी राय को भी और दूसरों की राय को भी माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है फैक्टर्स दैट अफेक्ट थिंकिंग, तो एटीट्यूड है, ठीक है, कि आपका एटीट्यूड क्या है, कॉमन सेंस है, नेचर क्या है, आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी विजडम कितनी है, इन्वायरमेंट कैसा है, स्टेज ऑफ हेल्थ कैसा है, कंपेनियंस आपके कैसे हैं, लेक ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज कम है, लेक ऑफ स्किल्स, आपकी स्किल्स कम है, लेक ऑफ अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस कम है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्फिडेंस कम है, और डिपेंडेंसी थिंकिंग, आपकी थिंकिंग जो है वो किसी दूसरे पे डिपेंड करती है, ठीक है। कॉग्निटिव स्टाइल, आपका कॉग्निटिव स्टाइल क्या है, ठीक है। तो ये सब आपकी थिंकिंग को अफेक्ट करता है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड चैप्टर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। और मैंने आपसे पहले वीडियो में कह दिया था कि क्विज़ सा होगा, तो इंशाल्लाह मैं वो क्विज़ेस भी जल्दी अपलोड करूँगा, फर्स्ट चैप्टर का भी और सेकंड चैप्टर का भी, ठीक है। तो उसमें आप सब ने मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना है, लाजमी बताना है कि आपने कितने आंसर्स जो है वो ठीक किए, आपको मेरे जो है लेक्चर से क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।